हरे कृष्णा। देखिए, आज हम लोग टैक्स पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप इस लेवल पे आ पाए कि आप टैक्स पढ़ रहे हैं। देखिए, अपने इंडिया की कितनी जनसंख्या है, सबको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो टैक्स को पढ़े। एग्जाम देना, पास होना तो अलग बात है, टैक्स की नॉलेज होना यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कल को आप जब लाखों करोड़ों कमाएंगे तो एक कहीं ना कहीं मन में एक सवाल आएगा, एक मन में एक चिंता सताएगी कि इन लाखों करोड़ों पे टैक्स भी बनेगा और कितना बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे उसको कम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। आप सभी से मेरा एक सवाल है, दिल से बात जो आए वो बताना, है ना। भूल जाना थोड़ी देर के लिए ईमानदारी वगैरह का। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हमें टैक्स देना पड़े, या अमूमन तौर पे किसका टैक्स देने का दिल से मन करता है? किसी का नहीं। यानी कितने लोग चाहते हैं कि ना देना पड़े? वेरी गुड, वेरी गुड, सही बात है। कोई भी अपने मन से नहीं देना चाहता, मर्जी ये है, दिल ये है, दिल ये कहता है कि टैक्स ना देना पड़े। भगवान से आप मनाएंगे तो क्या मनाएंगे? टैक्स ना देना पड़े। सुनिए, कई बार ऐसा होता है कि आप जब प्रेयर करते हैं, भगवान से मनाते हैं कोई चीज, और भगवान ने अगर आपकी सुन ली तो ज्यादा मुश्किल हो जाती है। अगर आप मना रहे हैं भगवान से कि हमें टैक्स ना देना पड़े, और भगवान कह देगा तथास्तु बेटा जाओ खुश रहो, आपके लिए दिक्कत है साहब। टैक्स ना देना पड़ेगा मतलब समझिए, हाँ, इनकम नहीं है तो इनकम टैक्स नहीं है। आप गलत बना रहे हैं। थोड़ी सी सोच को हम लोग को बदलना पड़ेगा। आप भगवान से मनाइए कि हमें लाखों करोड़ों रुपए हर साल टैक्स देना पड़े। आप सोचिए, सोच का फर्क समझिए। भगवान से मैं क्या मनाना है आपको? हाँ, लाखों करोड़ों रुपए टैक्स देना पड़े। जब लाखों करोड़ों का टैक्स देना पड़ेगा, अरबों में इनकम होगी। आप समझ रहे हैं, है ना। तो पहले तो अपना जो ये भगवान से जो पूजा पाठ करते हो, जो भी आप करते हो, उसकी थोड़ी सी जो भी चीजें ना उसको सही कर लो। सही सही चीजें मनाया करो, गलत चीजें नहीं मनाया करो। कोई भगवान मान गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो देना पड़े, अब से आप ये बनाएंगे। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जो टैक्स पे करता है अभी? कोई ऐसा? अभी नहीं। अभी सभी स्टूडेंट लाइफ में, अभी सर हमारी कोई इनकम ही नहीं है, अभी तो अपन पास हो जाए, डिग्री मिल जाए, जॉब लग जाए, फिर बात आएगी टैक्स की। अभी तो गांव बसा नहीं, है ना, लुटेरे पहले आ गए। सच ये है कि आप सभी लोग टैक्स पे कर रहे हैं। आप टैक्स पे करते हैं। अरे सर हम नहीं करते, हमें पता है ना हम नहीं करते। आप पे कर रहे हैं। सर आपको ज्यादा पता है कि हमको। अरे मेरे को देखिए, आप इनकम टैक्स तो नहीं पे कर रहे क्योंकि इनकम नहीं है आपकी, लेकिन आप इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा? जीएसटी। नाम सभी ने सुना है ना? वेरी गुड, ठीक है। आज आप कहीं बाहर रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, आज आपको लगा मौसम अच्छा है, बढ़िया खाने चलते हैं, है ना। वहां पे जब बिल आएगा तो बिल में वो टैक्स लगाता है। आपने कभी ध्यान दिया है? आप पे करते हो, यस और नो की मना कर देते हो कि अपने चाचा तो विधायक है? पे करते हो। अच्छा, वो कभी टैक्स का अगर ध्यान दिया हो तो बिल में क्या लगता है? सीजीएसटी, एसजीएसटी। अरे क्या बात है, तुम लोग को क्या जीएसटी पढ़ाऊं, तुम्हें तो सब आता है। ध्यान दिया आपने? सीजीएसटी, एसजीएसटी, दैट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब जीएसटी पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा। इवन कोई भी आप प्रोडक्ट परचेज करते हो, जैसे आपने एक पार्ले जी बिस्किट खरीदा 5 रुपीज का, उसमें अगर आप देखें तो लिखा होता है एमआरपी ₹5, ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। दैट मींस उस पे जो जीएसटी लग रहा होगा वो ऑलरेडी उस 5 रुपए में एडेड है। दैट मींस अगर मान ले फॉर एग्जांपल अगर 1 रुपए का जीएसटी है तो 5 रुपए में वो 1 रुपए ऑलरेडी एडेड है, और आपसे वो 5 रुपए भी
लिए जा रहे हैं, यानी वो टोटल 5 रुपए लिए जा रहे हैं, जिसमें से 1 रुपए टैक्स के नाम का भी आप पे कर रहे हैं। आप ब्यूटी पार्लर जाते हैं, आजकल तो लड़के भी जाने लगे हैं, पार्लर वाले जो बिल रेज करते हैं उसमें कभी देखा हो तो आपने जीएसटी लगता है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हम सभी लोग, आप लोग भी इनडायरेक्ट टैक्स तो पे कर ही रहे हैं। अच्छा, ये सुना है कभी डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, दो तरीके के टैक्स होते हैं, कभी सुना है? ठीक है, अभी मैं आपसे समझूंगा, आप ही लोग बताएंगे मेरे को कि क्या होता है। हमारे इस करिकुलम में, हमारे टैक्स के पेपर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? डायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे कि हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे? हम लोग दोनों पढ़ेंगे। हम अगर अपने करिकुलम की बात कर लें तो हमारे जो ये टैक्स का पेपर है ये मॉड्यूल 1 में है। ये सभी को पता है ना, हम लोग मॉड्यूल 1 पढ़ रहे हैं, तो ऐसे सुन लो एक मिनट। टैक्स का पेपर मॉड्यूल 1 में है, पेपर नंबर 4 है। टोटल कितने मार्क्स का पेपर है? 100 मार्क्स का। एमसीक्यू पेपर है कि सब्जेक्टिव पेपर है? एमसीक्यू पेपर है, जिसमें हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। तो कितने क्वेश्चंस होंगे? 100 क्वेश्चंस होंगे। अब ये जो 100 मार्क्स का पेपर है, ये इंस्टीट्यूट ने 2 पार्ट में बांटा हुआ है। पहला जो पार्ट है वो डायरेक्ट टैक्स का है, और दूसरा जो पार्ट है इनडायरेक्ट टैक्स का है, और मार्क्स का बाइफरकेशन भी आधा आधा है, यानी 50 मार्क्स की है डायरेक्ट टैक्स और 50 मार्क्स की है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आपको पढ़ाया जाएगा इनकम टैक्स। आज की तारीख में मोटा मोटा वही डायरेक्ट टैक्स बचता है। पहले हुआ करता था एक वेल्थ टैक्स एक्ट 1957, बहुत पहले हुआ करता था, वो अबॉलिश कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। अब मोटा मोटा इनकम टैक्स बचता है, तो वही हमारे करिकुलम में है, वही अपने आप में समुद्र है। और इनडायरेक्ट टैक्स में आपको जीएसटी पढ़ाया जाएगा एंड कस्टम ड्यूटी पढ़ाया जाएगा। सर ये क्या होता है? जीएसटी तो फिर भी हमने थोड़ा बहुत सुना है, कस्टम ड्यूटी सुना है कि पहली बार सुन रहे हैं? सुना है। जब भी गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होते हैं तो कस्टम ड्यूटी की बात आती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोले तो मतलब कानपुर से लखनऊ बेचे? अच्छा, यूपी से दिल्ली बेचे? नहीं। अच्छा, इंडिया से इंडिया में बेचे? नहीं। ठीक, आप सही बता रहे थे। यानी इंपोर्ट का मतलब है कि बाहर से इंडिया में लाए, बाहर कंट्री से, फॉरेन कंट्री से इंडिया में हमने खरीदे, और एक्सपोर्ट का मतलब है इंडिया से बाहर की कंट्री में हमने बेचे। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी भी लगती है, वो भी हमारे करिकुलम में है। तो हमें बेसिकली डायरेक्ट टैक्स में मैंने आपको बताया इनकम टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी है। ये जो जीएसटी और कस्टम ड्यूटी है इनडायरेक्ट टैक्स में 50 मार्क्स की, इसके अंदर का बाइफरकेशन इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया है। मतलब इंस्टीट्यूट ने यह नहीं बताया है कि 50 मार्क्स में कितने क्वेश्चन हम जीएसटी के पूछेंगे और कितने क्वेश्चन हम कस्टम के पूछेंगे। लेकिन अगर मैं ट्रेंड देखता हूं, पिछले 6-7 पेपर की अगर मैं बात करता हूं, तो करीब 5 से 6 नंबर का कस्टम से आता है। यानी मोटा मोटा 5 मार्क्स, 40 से 45 नंबर, 40 से नीचे तो नहीं आने वाला कभी भी, जीएसटी का है। 45 मार्क्स करीब करीब अप्रोक्सीमेटली किसका है? जीएसटी का, और 5 मार्क्स है कस्टम का, और 50 मार्क्स का पूरा पूरा एक पोर्शन है इनकम टैक्स का। यानी अगर मैं इसको लिख भी दूं, अब आपको नोट करना है तो आप कर सकते हैं, कॉपी है आपके पास? नहीं है? टैक्स की बनाई है, एक नई बनाई है क्या है? अच्छी लगती है नई कॉपी जब बनाते हो? चलो निकालो फिर, बनाइए तो।
सारे सब्जेक्ट की अलग अलग बनाई है कि एक ही कॉपी में है? अलग अलग ना। वो तो नहीं कर रहे जैसे छोटे में होता था, आधा पोर्शन इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ्स का। नहीं? हाँ जी। तो पहले तो सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम जो हमारा इंस्टीट्यूट ने दिया है, टैक्स लॉज। ये भी एक तरीके का लॉ ही तो है, कानूनी तो पढ़ रहे हैं। टैक्स लॉज जो कि मॉड्यूल 1 में है, पेपर 4 है। मॉड्यूल 1 पेपर 4। ठीक। टोटल कितने मार्क्स का है ये पेपर? 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें 2 पार्ट हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, या आप ABB, पार्ट ए पार्ट बी भी बोल सकते हैं। पार्ट 1 में आपका इनकम टैक्स है, यानी डायरेक्ट टैक्स है, जो कि 50 मार्क्स का है। पार्ट 2 में इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसमें 2 चीजें, GST है और एक कस्टम ड्यूटी है, CUSTOM। सही से लिख देता हूं ताकि आपको दिख जाए, कस्टम ड्यूटी। ये जो है ये भी 50 मार्क्स का है, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि करीब 5-6 मार्क्स का कस्टम होगा और बाकी हमको GST मिलेगा। ऐसा बाइफर्केशन हालांकि इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया, लेकिन वो करेगा यही जो पीछे ट्रेंड में कर रहा था। जब आया था तब भी मैंने यही बताया था और अगले एग्जाम में आया यही था, क्योंकि इससे ज्यादा कस्टम में वो क्या ही देगा, GST एक मेजर पार्ट है। ये पेपर आपने कहा MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ। हर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। इसकी अच्छी बात यह है कि आपके सामने आंसर दिया होगा। MCQ पेपर में अच्छी बात यह होती है कि आंसर सामने ही होता है। 4 में एक तो आंसर होगा, बस ढूंढना होता है। इसकी खराब बात यह है कि साहब इसमें नेगेटिव मार्किंग है। जो बच्चे CSEET वगैरह से आए, ज्यादातर आई थिंक उसी से आए, उसमें भी MCQ पेपर था, वो सारे ही MCQ थे उसमें तो, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो जो नहीं भी आता था, आपने फ्री हिट मान के चौका छक्का मारा, कैच हो भी जाएगा तो अपन का क्या जाता है ना, जय माता दी बोल के उसको टिक लगाया है। बट यहां पे साहब नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग से फर्क क्या पड़ता है वो बता दूं। नेगेटिव मार्किंग में होता क्या है कि जब आप टिक लगाते हैं ना, जब आप कहते हैं भाई OMR शीट भरते हैं कि यार ये सही है, तो एक कहीं ना हाथ कांपते हैं, एक घबराहट सी होती है कि कहीं हम गलत ना लगा दे। वही नेगेटिव मार्किंग ना हो तो बच्चा लगा देता है, यार ये लग रहा है ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग पहला तो इंपैक्ट डालती है आपके दिमाग पे, आपको डराने के लिए होती है, और दूसरा नंबर तो कम करती ही अगर कम हो गए तो इसमें है क्या, टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। 100 मार्क्स का, ये आपको ऊपर बताया मैंने, जिसमें हमें 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, 100 MCQ क्वेश्चंस। अगर आप करेक्ट करते हैं, सही आंसर देते हैं, करेक्ट आंसर, तो बताइए कितने मिलेंगे हर क्वेश्चन के, यानी +1 ईच के लिए। और अगर आप भगवान को सही से प्रे करके नहीं गए थे, गलत आंसर कर दिया, तो नेगेटिव मार्किंग पता है आपको कितनी है? बिल्कुल -0.25 ईच। हर एक गलत करने पे 0.25 मार्क्स मात्र। 0.25 होता है क्या? आप ऐसे ही दे जाओ, ले जाओ। 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए,
तो 1 नंबर कट जाएगा। 40 क्वेश्चन गलत कर दिए, 10 ही नंबर तो कटेंगे। 100 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो अच्छी बात यह है कि मार्क्स माइनस में नहीं आएंगे, 0। खैर ऐसी नौबत नहीं आएगी, तो रॉन्ग आंसर ये है। और अगर आपने कहा कि नहीं यार ये क्वेश्चन ना हमने सुना ही नहीं है, हमें आता ही नहीं है, यानी आपने उसको बिल्कुल कोरा चिट्ठा छोड़ दिया, यानी नॉट अटेम्प्टेड, तो क्या होगा? 0। यहां तक बात समझ में आई? अब मेरी एक बात और सुनिएगा। हो सकता है, देखिए आप प्रोफेशनल एग्जाम में जा रहे हैं, पहली बात अपने दिमाग में हम सभी को पता है, हम लोग अब 11 12 का पेपर नहीं देने जा रहे, जहां पे हम लोग झंडे गाड़ा करते थे, 90s में नंबर लाते, तो आजकल तो मैं देखता हूं 99 पॉइंट समथिंग, है ना, किसी के 97 आ जाते हैं तो वो बैठ के रो रही होती है, और उसमें मीम्स भी बनते हैं, कितने में तो 4 लड़के पास हो जाते हैं। तो ये प्रोफेशनल पेपर है, यहां पे लड़ाई एक एक नंबर की है। 39 से फेल हो जाता है और 40 से वो पास हो जाता है। 40 मार्क्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में चाहिए कम से कम, और एग्रीगेट 50% होना चाहिए। एमसीक्यू पेपर में कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ करिकुलम आपको मिल सकते हैं। मैं आपको देखिए सब कुछ बता के चलूंगा, आपसे कुछ भी छुपा के नहीं चलूंगा, क्योंकि अब आप बड़े हैं कि नहीं? बड़े तो आप छोटे में ही हो गए थे, है ना, कि हम बड़े। एमसीक्यू पेपर में उसका काम यह होता है कि वो क्या करता है, वो थोड़े क्वेश्चंस ऐसे डाल देता है कि आपने जो ना सुने हो ना समझे हो। मान लीजिए उसने आपसे पूछ लिया कि सेक्शन 171 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 क्या है, आपको हमें क्या पता, 4 ऑप्शन दे दिए। एंटी प्रॉफिटरिंग का होता है, लेकिन आपको नहीं पता, सच में नहीं पता होगा, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस वो आपको दे सकता है। वो क्वेश्चन दिए इसलिए जाते हैं कि बच्चा एग्जाम से घबरा जाए। तो करीब 20 नंबर की उम्मीद होती है कि वो आपसे पेपर अनएक्सपेक्टेड पूछ सकता है, लेकिन तब भी हमारे पास कितने बचे? 80। हम लोग पढ़ के पूरा जाएंगे, बट हम प्रोफेशनल एग्जाम करने जा रहे हैं, तो हमें माइंड अपना प्रिपेयर करना है। अब वो आपका कॉन्फिडेंस कैसे तोड़ेगा वो भी सीख लो, पेपर कैसे बनाया जाता है, उसकी स्टाइल क्या होती है। अगर सही पेपर सेटर होगा तो वो क्या करता है, कई बार आपने क्वेश्चन पेपर उठाया, ठीक, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, टेंस्ड माहौल है, सब बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में, जय माता दी बोल के जो भी भगवान को आप मानते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा, नहीं आता आपको। क्वेश्चन 2 देखा, नहीं आता। क्वेश्चन 3 देखा, नहीं आता। कोई बात नहीं। क्वेश्चन 4 देखा, नहीं आता। आप ऐसे आपने ऐसे गर्दन उठाई, और भी जो हॉल में बच्चे बैठे थे उसने गर्दन उठाई, आंखों ही आंखों मत। 5 देखा, नहीं आता। ये मैं आपको एक्सट्रीम सिचुएशन बता रहा हूं, पेपर सेट करने का तरीका। देखो पेपर सेटर का सबसे पहला काम होता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस तोड़ दो। जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस टूट गया, उसका काम हो गया पूरा। क्वेश्चन नंबर 6 देखा, नहीं आता। 7 देखा, नहीं आता। आपने रखा, एक मिनट पानी नहीं पी ले, फिर उठाया, 8 नहीं आता, 9 नहीं आता। अगली बार आएंगे तो ज्यादा मेहनत करके आएंगे। आप अगले 6 महीने की तैयारी कर रहे हैं। अब समझिए, उसने 3 4 क्वेश्चन अगर लाइन से और दे दिए जो नहीं आते थे, आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से उसने तोड़ करके उसके ऊपर कूद भी गया है, उसने चूर चूर कर दिया है। अब अगर आपको आगे पेपर आता भी, मान लो 15 तक नहीं आता था, 16 आता भी है, आप रो रहे होंगे, आंसू से नहीं रो रहे होंगे, अंदर ही अंदर से कोई बात ना करो,
16 आता है, 17 आता है, 18 फिर एक डाल दिया नहीं आता, 19 आता है, 20, 21, 25, 20, 28 नहीं आता। अब बच्चे के क्या होता है, बच्चे का सोच समझिए, बच्चे को वो नहीं दिखता जो जो उसको आ रहा है, बच्चे को वो दिखता है जो जो उसको, तो आप कहीं ना कहीं सोच पे पहुंच जाते हैं कि हमें नहीं आ रहा, उस चक्कर में जो आ भी रहा होगा आगे, ये बात आपके समझ में आ गई। तो पहली कोशिश तो हम सबको यह करनी है कि भाई आपको ऐसी नौबत आपकी ना आए। दूसरी बात, एमसीक्यू पेपर में आपको पूरा अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, मतलब अगर आता है तो बिल्कुल अटेम्प्ट करना, अगर पूरे 100 क्वेश्चन आते हैं तो फिर तो मना ही नहीं है। लेकिन जैसे सब्जेक्टिव पेपर में हम लोग बताते हैं, प्रोफेशनल एग्जाम में पास होने का क्राइटेरिया यही है सब्जेक्टिव एग्जाम में, कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, नहीं आता है तो भी अटेम्प्ट करना है, कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी लिखने की कला होनी चाहिए, क्योंकि लिखोगे तो एक आधा नंबर दे देगा। एमसीक्यू में ऐसे नहीं कर सकते ना कि कोई नहीं आता अटेम्प्ट कर दिया, तो वो केबीसी में नहीं कहता गिर जाइएगा नीचे, है ना, अगर आपने ये दे दिया तो आप डायरेक्टली नीचे आ जाएंगे 10,000 पे। तो सेम ही है, एमसीक्यू में अपन को जितने आते हैं उतने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। यहां तक बात आपके समझ में आ गई, ये नोट आपने कर लिया है। टेक्स्ट में आप और हम मिल करके टारगेट करेंगे कि हमारे 70 प्लस मार्क्स आ जाए। फर्स्ट मॉड्यूल में टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, इन 4 सब्जेक्ट में ज्यूरिस्प्रूडेंस, कंपनी लॉ, एसबीईसी, टैक्स लॉ, इन 4 सब्जेक्ट में आपको सब में 40 चाहिए और एग्रीगेट 50 चाहिए। इसका तरीका यह होता है, देखो मान लो आपके 4 दोस्त हैं, बड़ा सिंपल लैंग्वेज समझो, आपके 4 दोस्त हैं, चारों के चारों लेकिन बेस्ट फ्रेंड नहीं होते, बेस्ट फ्रेंड कोई 1 या 2 होते हैं, जिनसे आप वो भी बातें शेयर करते जो हो सकता है आपने अपने घर वालों से भी शेयर ना की हो, होता है ना ऐसा। 4 में से करीब 2 पेपर आपको ऐसे बनाने होंगे जिसमें आप टारगेट करिए ज्यादा मार्क्स का, 70 प्लस का। एक इसमें से टैक्स के पेपर को आप टारगेट कर सकते हो और एक ज्यूरिस्प्रूडेंस को टारगेट आप कर सकते हैं, उसमें भी बहुत घुमावदार क्वेश्चन जल्दी नहीं आते। उसमें क्या होगा, इन दोनों पेपर में अगर इतना टारगेट करते हैं और किसी पेपर में अगर हमारे थोड़े कम रह भी गए, कम मतलब 40 मार्क्स या उससे ऊपर आए, तो एग्रीगेट में दिक्कत नहीं होगी, या फिर जो बोथ मॉड्यूल दे रहा है तो उसको तो सेकंड मॉड्यूल का भी सेट ऑफ का फायदा मिलेगा, ठीक है। एनी क्वेश्चंस, शुरू करा जाए? पक्का कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं? ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों